एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैलांचल उपन्यास की जो हम चर्चा कर रहे हैं, इसके सारांश की, उसके पहले वाले पार्ट में हमने जाना था कि ये जो मठ है, मठ के महंत सेवादास की मृत्यु हो गई है और मृत्यु के पश्चात अब ये समस्या खड़ी हो गई है कि किस प्रकार से जो है अगला जो महंत है वो उसका चयन किया जाएगा। तो यही जो चर्चा है पूरे गाँव में चल रही है और सभी इसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं कि अगला महंत कौन होगा इस मठ का। इसी बीच जो बालदेव है उसे पता चलता है कि चंदनपट्टी में कांग्रेस पार्टी का एक कार्यक्रम है और वहाँ पर जो है नारेबाजी के लिए कुछ लोगों को साथ में लेकर के आना है। तो बालदेव जो है वो कालीचरण, वासुदेव और बाकी कुछ गांव के नौजवानों को इकट्ठा करता है और चंदनपट्टी अपने साथ लेकर के जाता है कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में। अब कार्यक्रम जैसे ही समाप्त होता है, वहाँ पर एक व्यक्ति आता है और कालीचरण और वासुदेव को अपने साथ लेकर के जाता है और काफ़ी जो है अच्छी अच्छी बातें बताता है सोशलिस्ट पार्टी के बारे में और इन दोनों को सोशलिस्ट पार्टी जो है ज्वाइन करवा देता है। तो इस प्रकार से बालदेव जब इन्हें ढूंढने का प्रयास करता है तो वो जब नहीं मिलते हैं तो ये खुद ही अकेले ही वापस आ जाता है। अब गाँव आकर पता चलता है कि कालीचरण वासुदेव जो हैं वो सोशलिस्ट पार्टी को जो है ज्वाइन कर चुके हैं और उसी का गुणगान किया जा रहे हैं और लोगों को उस विषय में बता रहे हैं। तो इस तरीके से पूरे गाँव में पहले केवल एक कांग्रेस पार्टी का बोलबाला हुआ करता था। कालीचरण के माध्यम से जो है सोशलिस्ट पार्टी भी एंटर कर जाती है गांव में। तो इस प्रकार से अब गांव में दो गुट बटकर तैयार हो जाते हैं, एक सोशलिस्ट पार्टी का समर्थन करता है, दूसरा कांग्रेस का। अब इसमें कहानी जो है वो आगे बढ़ती है और जो मठ की समस्या है यानी महंत वाली, उसके लिए एक व्यक्ति को भेजा जाता है। मतलब आचार्य गुरु जो हैं काशी से वो भेजते हैं एक व्यक्ति को कि जाकर बता दो कि आचार्य गुरु जो है आने वाले हैं और अगले जो महंत व्यक्ति जो महंत बनेगा उसको टीका दिया जाएगा, महंती का टीका दिया जाएगा। तो ये बताने के लिए एक व्यक्ति जो है यहाँ पर आता है जिसका नाम है लरसिंह दास। तो लरसिंह दास जो है यहाँ पर आता है और सबको बताता है कि मठ का अगला महंत चयन करने के लिए जो आचार्य गुरु हैं वो काशी से कुछ दिनों में यहाँ पर आने वाले हैं। अब लरसिंह दास यहाँ पर आता है और एक दिन यहाँ पर रुकता है और रुकने के पश्चात मठ की जो व्यवस्था है और जो इतना सारा संसाधन है उन सबको देख के इसका मन जो है लालच में पड़ जाता है और ये सोचता है कि क्यों ना मैं ही इस मठ का अगला महंत बन जाऊँ। एक तरीके से देखा जाए तो जो लरसिंह दास है वो किसी एक मतलब अलग मठ पे किसी महंत का सेवादार हुआ करता था यानी चेला हुआ करता था, लेकिन इसकी कुछ कर्म ऐसे थे जिसकी वजह से इसे जेल जाना पड़ा। पहले तो ये जो है किसी लड़की के साथ अलग चला गया था, रहने लगा था, इस वजह से इसको निकाल दिया गया था, लेकिन बाद में इसको जो है अपना लिया गया। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद जो है इसने अफीम का व्यापार करना शुरू कर दिया था चोरी चोरी चुपचाप से। तो इस वजह से जो लरसिंह दास है इसको जेल हो गई थी और जब इसका जो गुरु था वो जब मरा तो उसके मरते वक्त ये जेल में था, इसी वजह से किसी और को जो है उस मठ का सेवादार बनाया गया यानी महंत बनाया गया। तो इस तरीके से इसका तो मौका मिल नहीं पाया इसको कि ये एक मठ का महंत बन पाए। तो अब यहाँ पर इसको लगता है कि मैं किसी तरीके से बन सकता हूँ। तो इसके दिमाग में एक आइडिया आता है और ये सोचता है कि मैं आचार्य गुरु के साथ जो है सांठ-गाँठ कर लूँगा और इस मठ का महंत बन जाऊँगा। तो ये वापस जाता है वहाँ पर काशी और वहाँ पर जो है आचार्य गुरु है उनके साथ सांठ-गाँठ कर लेता है कुछ सामान दे कर के, मतलब इस तरीके से कि हम बँटवारा कर लेंगे और आप जो है मुझे इस मठ का महंत बना दीजिए। तो आचार्य गुरु जो है वो मान जाते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है। तो इनके बीच सांठ-गाँठ हो जाती है और ये तय हो जाता है कि अब लरसिंह दास को ये लोग बनाने वाले हैं अगला महंत इस मठ का। अब ये वापस आता है लरसिंह दास और इस बात की घोषणा करता है और साथ ही साथ जो है आचार्य गुरु आ जाते हैं और आचार्य गुरु के साथ एक व्यक्ति और आया है जो कि नागा साधु है, जिसे नागा बाबा कहते हैं। अब नागा साधु जो है वो इतना ज़्यादा समानतावादी है कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे कोई स्त्री हो, बच्चा हो, पुरुष हो, कोई भी हो, वो सबको समान रूप से गालियाँ देता है। छोटी सी गलती हो जाती है तो ऐसी ऐसी गालियाँ देता है कि सुनने वालों के कानों से खून निकल आए। अब आते ही सबसे पहले जो है वो भिड़ जाता है लक्ष्मी के साथ और उसको बहुत सारी गालियाँ देता है और फिर उसके बाद जब रामदास को रोकने का प्रयास करता है तो रामदास को खड़ाऊ से इतना मारता है कि उसके शरीर पे नीले कलर के जो है धब्बे पड़ जाते हैं और इस वजह से उसे हल्दी और तेल लगाना पड़ता है अपनी पूरी बॉडी पर। और ये जो नागा साधु है इसके आचार विचार भी कुछ ठीक नहीं है। इसी वजह से रात के समय जो है ये हम प्रयास करता है बार बार लक्ष्मी के कमरे में जाने का, लेकिन लक्ष्मी जो है किसी तरीके से खुद को संभालती है और अपने आप को बचाने के लिए वो किवाड़ बंद कर लेती है और उसके पास में कुछ सामान भी लगा देती है जिससे कि वो अंदर ना आ पाए।
और इस तरीके से ये बात जब इसको पता चलती है लक्ष्मी को कि ये लोग मिल कर के जो है नरसिंह दास को अगला महंत बनाने वाले हैं, तो उसको काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। और रामदास को भी दुख होता है क्योंकि उसको लगता था कि वो अगला महंत बनेगा, तो काफ़ी खुश था। लेकिन जब उसको पता चला कि ये लोग नरसिंह दास को बनाने वाले हैं तो उसको काफ़ी दुख होता है। अब जैसे ही सुबह होती है, लक्ष्मी सबसे पहले जाती है बालदेव के पास, ताकि वो जो है इस मामले में कुछ बोले, कुछ बात कर सके, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता भी है। तो वो समझती है कि कोई इस मामले पर कुछ विचार जो है प्रकट कर सकता है, उसकी हेल्प कर सकता है। पर बालदेव जो है सीधे सीधे मना कर देता है कि मुद्दा जो है ये मटका है और उस मामले में बोलने का बालदेव का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए वो उसे क्षमा मांगता है और कहता है कि वो इस मामले में लक्ष्मी की कोई सहायता नहीं कर सकता है। अब लक्ष्मी को लगता है कि उसको डॉक्टर प्रशांत से बात करनी चाहिए इस विषय में, लेकिन फिर उसे याद आता है कि डॉक्टर प्रशांत जो है वो इस गांव का है ही नहीं, तो वो इस मामले में भला क्या ही बोलेगा। अब लक्ष्मी के मन में कालीचरण आता है। उसको लगता है कि कालीचरण जो है वो शायद इसमें कुछ उसकी सहायता कर सके, तो कालीचरण के पास जाती है और उसको सारी कहानी जो है बताती है किस तरीके से वो लोग क्या करने वाले हैं। तो कालीचरण कहता है कि इसमें चिंता वाली कोई बात नहीं है, हम लोग देख लेंगे। ऐसे कैसे कोई भी जो है किसी बाहरी व्यक्ति को हमारे गांव के मठ का जो है महंत बना देगा, किसी को कोई अधिकार नहीं है, हम देख लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। तो इस तरीके से लक्ष्मी जो है थोड़ा बहुत निश्चिंत हो जाती है और फिर वापस मठ पर आ जाती है। अब मठ पर जो है वो मानती का टीका देने के लिए सारी चीज़ें तैयार हो रही हैं, सब लोग जो है बिज़ी हैं काम में। अब मतलब एक पंचायत सी बैठती है और इस तरीके से महंती का टीका देने के लिए सब लोग तैयार हो जाते हैं, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। और आचार्य गुरु जो है इस तरीके से एक फॉर्मेलिटी के लिए लोगों से पूछते हैं कि आप लोगों को कोई समस्या तो नहीं है जो हम नरसिंह दास को जो है महंत बनाने जा रहे हैं अगला। तो इस पर जो कालीचरण है वो अपना हाथ उठाता है और कहता है कि मुझे समस्या है, और वो खड़ा हो जाता है और बोलना शुरू करता है कि हम सभी जानते हैं कि महंत सेवादास का केवल एक ही चेला था, वो था रामदास। तो इस तरीके से उसका जो अगला वारिस है, जो इस मठ का अगला महंत बनेगा, उसका एक ही मात्र हकदार है और वो है रामदास। इसके अलावा आप किसी भी बाहरी व्यक्ति को इस गांव के मठ का महंत नहीं बना सकते हैं। हम लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है कि कोई भी आए और हमें बेवकूफ़ बना कर चला जाए। तो इस पर जो गांव के मुखिया जो होते हैं, कुछ जो लोग होते हैं, वो बोलने का प्रयास करते हैं, रोकने का प्रयास करते हैं कि वो चुप हो जाए, पर कालीचरण जो है वो चुप नहीं होता है, वो बोलता जाता है। और इस पर जो नागा साधु होता है उसको गुस्सा आता है और वो उठता है उसको मारने के लिए। इस पर जो वासुदेव है और बाकी लोग हैं वो आ जाते हैं और उसको पकड़ कर मारना शुरू करते हैं। इस पर जो नागा साधु है वो भागता है और बाकी लोग जो है उसको घसीटते हैं और उसको मारने का प्रयास करते हैं, उसके पीछे पीछे भागते हैं और नागा साधु भागता चला जाता है। और इस तरीके से गांव के जो कुत्ते पिल्ले हैं वो सारे उसके पीछे भागते हैं, उसको गांव के बाहर तक छोड़ करके आते हैं। अभी सब कुछ देखता है जब आचार्य गुरु, तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। और डरने के बाद वो कहता है कि यदि ऐसा है तो आप लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, वरना हमें क्या ज़रूरत थी किसी और व्यक्ति को बनाने की। अगर आप लोगों को पता है कि इसका जो अगला वारिस होने वाला है वो रामदास है, तो हमें कोई समस्या नहीं है। तो इस तरीके से जो आचार्य गुरु है वो महंती का टीका रामदास को दे देता है और रामदास जो है नहा धो करके आता है, तैयार होकर बैठता है। और महंती का टीका जैसे ही रामदास को मिलता है, रामदास बहुत ही खुश हो जाता है। और आचार्य गुरु जो है वो अपनी गुरु दक्षिणा लिए बिना ही अपना सामान समेटते हैं और फटाफट से रवाना हो जाते हैं। अब ये सब देख करके जो है बालदेव को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो जो है वो बहुत ही अहिंसावादी है, गांधी जी को फॉलो करता है। तो गांधी जी अहिंसा की बात करते हैं और यहाँ पर तो हिंसा हो गई। तो वो कहता है कि यहाँ पर हिंसा बात हुई है, तो इसी वजह से अब हम जो है भूख हड़ताल करेंगे। तो वो अनशन पे बैठ जाता है पूरे एक दिन के। और बाकी लोग जो हैं गांव के, वो थोड़ी बहुत, तो कुछ लोग खुश हैं, और जो बड़े बड़े मुखिया हैं उन्हें काफ़ी बुरा लगता है कि इस तरीके से मुखिया उन्हें लगता है कि यहाँ पर इस तरीके से आचार्य गुरु के साथ नहीं करना चाहिए था। अब उसके बाद लक्ष्मी तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि आखिरकार रामदास को बना दिया गया है यहाँ का अगला महंत। तो कालीचरण की वजह से सब कुछ हुआ था। तो लक्ष्मी जो है कालीचरण को धन्यवाद करने के लिए कहती है कि सबके बाद जो है आप आ जाइएगा मठ पर। उसके बाद जब कालीचरण मिलने के लिए जाता है लक्ष्मी से, तो रामदास है वो झांक कर देखता है कि कहीं इनके बीच कुछ वैसी बात तो नहीं चल रही है। तो झांक कर देखता है तो वो देखता है कि कालीचरण जो है वो लक्ष्मी से 4 हाथ दूर खड़ा होता है, क्योंकि कालीचरण जो है वो एक पहलवान है और उसके गुरु ने कहा था कि यदि तुम्हें पहलवानी सीखनी है तो किसी भी स्त्री से तुम्हें 4 हाथ की दूरी पर ही खड़े रहना होगा। तो इस तरीके से रामदास निश्चिंत हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। और लक्ष्मी कालीचरण को धन्यवाद करती है और उसका शुक्रिया करती है, क्योंकि ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ था। यदि वो यहाँ पर नहीं बोलता, नहीं कहता, तो आज नरसिंह दास को ही इस मठ का जो है महंत बना दिया जाता। तो इस तरीके से यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो है ख़त्म हो जाता है।
अब कहानी का अगला बिंदु शुरू होता है। इस बिंदु में जो डॉक्टर प्रशांत है वो लोगों का इलाज कर रहा है, देख रहा है किस तरीके से यहाँ पर जो है लोग रहते हैं, क्या करते हैं, किस प्रकार से बीमारी जो है इनके अंदर इस तरीके से घर कर गई है कि निकलने का नाम ही नहीं लेती है। तो अब डॉक्टर प्रशांत जो है उसे अचानक से अपने जन्म को लेकर के चीज़ें याद आती हैं, क्योंकि गांव में जो है प्रत्येक व्यक्ति उससे उसकी जात पूछता है प्रशांत से कि आप कौन सी जात हैं। तो डॉक्टर जो है वो कभी तो अपने आप को डॉक्टर बताता है कि मेरी जात डॉक्टर है, कभी कहता है मैं हिंदुस्तानी हूँ। तो इस तरीके से वो अपनी जात बताता है। तो लोग जो हैं टाल देते हैं कि ऐसे कैसे जो है ये डॉक्टर बताना ही नहीं चाहता है हमें। लेकिन डॉक्टर प्रशांत जो है वो कैसे बता सकता है, क्योंकि उसे खुद ही नहीं पता कि वो किस जात का है। तो वो कैसे बता सकता है कि वो किस जात का है। तो फिर यहाँ पर अब डॉक्टर प्रशांत के जन्म की एक कहानी है जो कि उसके आसपास के लोग काफ़ी बेहतर तरीके से जानते हैं। तो डॉक्टर प्रशांत की जन्म की कहानी ये है कि डॉक्टर प्रशांत की जो माँ थी उसने उसके जन्म के पश्चात ही उसे एक टोकरी में भर के जो है मतलब एक घड़े में डाल करके कोशी नदी में तैरा दिया था। यानी उसके जन्म के बाद ही उसे छोड़ दिया था। तो एक उपाध्याय परिवार था जो कि नेपाल से था और नेपाल से उसे निष्कासित कर दिया गया था। तो उपाध्याय और उनकी जो वाइफ थी वो जब एक नाव में बैठ कर के जा रहे थे तो कोशी नदी में उन्होंने देखा कि एक घड़ा जो है वो तैर रहा है। तो उन्हें लगा कि शायद उसमें कुछ खजाना होगा। तो उन्होंने उसे खींचा अपनी तरफ, तो उसमें से एक सांप जो है फुफकारता हुआ निकला और वो तैर कर बाहर चला गया। अब जैसे ही उन्होंने देखा घड़ी को खोल कर तो उसमें एक छोटा सा बच्चा जो है वो रो रहा था। तो उपाध्याय परिवार ने जो है उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और फिर वो लोग आ गए। मतलब अब उन्हें जब नेपाल से निकाल दिया गया था तो उन्होंने सहरसा में जो है यानी बिहार के सहरसा में एक आदर्श आश्रम की स्थापना की थी और वहाँ पर एक महिला रहती थी जिसका नाम था स्नेहमयी। स्नेहमयी का पति डॉक्टर अनिल कुमार बनर्जी उसे छोड़ करके किसी और स्त्री के साथ रहने के लिए चला गया था और इस प्रकार से स्नेहमयी की जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इस वजह से वो जो है यहाँ आदर्श आश्रम में रह कर के काम करने लगी थी और कुछ पैसे कमा कर जो है अपना पालन पोषण कर सकती थी और करती थी। तो इस तरीके से उपाध्याय परिवार जो है वो आता है उस बच्चे को लेकर डॉक्टर प्रशांत को जो मतलब प्रशांत है उस बच्चे को उठाता है और स्नेहमयी की गोद में डाल देता है। उसके बाद से स्नेहमयी ने उस बच्चे को अपना बेटा समझकर पाला, उसको बड़ा किया। और जब पिता के नाम की बात की गई तो स्नेहमयी का जो पूर्व पति था डॉक्टर अनिल बनर्जी, उसी का नाम उसके पिता के नाम पर डाल दिया गया। इस तरीके से प्रशांत पढ़ा लिखा और आगे डॉक्टर बना उपाध्याय परिवार की वजह से, क्योंकि उन्होंने इसके लिए जो है सारा कुछ खर्चा वर्चा उठाया। तो इस प्रकार से जो है प्रशांत जो है एक बार जेल भी जा चुका है, क्योंकि जो उपाध्याय परिवार है वो स्वतंत्रता संग्राम में लिप्त था। तो इस वजह से उनके पूरे परिवार को एक बार गिरफ्तार कर लिया गया था और इस वजह से डॉक्टर प्रशांत को भी गिरफ्तार कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर कमाल ये हो जाता है कि डॉक्टर प्रशांत जब जेल में जाते हैं तो वहाँ पे लोग जो हैं वो उससे मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उसका व्यक्तित्व इतना ज़्यादा प्रभावशाली होता है। वहीं पर उसकी मुलाकात जो है एक नेता से होती है और वो नेता जी जो हैं वो जब बाहर निकलते हैं तो प्रशांत से बाहर निकलने के बाद भी उनकी जो वार्तालाप है वो जारी रहती है। और प्रशांत एक बार जिक्र करता है कि उसे जो है आगे मतलब MBBS ख़त्म करने के बाद उसे एक ऐसे गांव में जाना है जहाँ पर इस मतलब मलेरिया के इलाज के लिए उसे एक दवा खोजनी है। तो वो बात करता है इस गांव में जाने के लिए। तो जो मंत्री जी होते हैं वो कहते हैं ठीक है, वो देखेंगे ऐसा कोई गांव यदि उन्हें उनकी नज़र में आता है। तो इस तरीके से मार्टिन की जो अर्जियाँ पड़ी हुई थी वो देखता है और उसे पता चलता है कि मेरीगंज नाम का एक बहुत ही करीब सा गांव है जहाँ पर मलेरिया के बहुत सारे केसेस निकल कर आते हैं। तो उसे लगता है कि अगर प्रशांत को यहाँ पर भेज दिया जाए तो यहाँ पर वो अपने काम को अच्छे से कर पाएगा। तो इस तरीके से वो बात करता है प्रशांत से जाकर कि मेरीगंज नाम का एक गांव जहाँ पर जो है एक मलेरिया सेंटर के लिए अर्जी भी आई थी, तो मैं वहाँ पर जो है इसको एक्सेप्ट करवा देता हूँ, अप्रूव करवा देता हूँ और वहाँ पर एक मलेरिया सेंटर बन जाएगा और तो वहाँ पर जाकर जो है अपना जो भी एक्सपेरिमेंट्स है वो सारी कर सकते हो कंप्लीट। तो इस तरीके से एक तरीके से डॉक्टर प्रशांत की वजह से ही हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मलेरिया सेंटर खुला था। तो प्रशांत के जो चाहने वाले थे उनमें से एक ममता थी जो कि इसकी बहुत ही अच्छी दोस्त थी। उसने समझाया भी था कि तुम इस तरीके से जो है गांव में एडजस्ट नहीं कर पाओगे। तो डॉक्टर प्रशांत ने कहा था कि वो कर लेगा। तो बाकी लोगों ने तो उसको जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा उल्टा सीधा कहा था। उन लोगों को लगा था कि प्रशांत जो है पागल हो गया है, MBBS करने के बाद जो है गाँव में जा कर के वो इस तरीके से चीज़ें करना चाहता है। तो मुझे लगता है शायद वो सही नहीं, मतलब जो बाकी लोग होते हैं वो ऐसा आपस में बात करते हैं डॉक्टर प्रशांत को लेकर के। लेकिन जो इनका डीन होता है हॉस्पिटल का, जो प्रिंसिपल होता है, वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है डॉक्टर प्रशांत के इस फैसले को लेकर
और उसको इसके लिए शुभकामनाएँ देता है और कहता है कि कभी भी उसे ज़रूरत हो उसकी तो वो उससे बात कर सकता है। तो इस तरीके से डॉक्टर प्रशांत जो है इस गाँव में आता है अपनी रिसर्च को पूरा करने के लिए, एक मलेरिया की दवा खोजने के लिए। तो अब प्रशांत जो है ममता को एक लेटर लिख रहा है, क्योंकि ममता ने कहा था वहाँ पहुँचते ही तो मुझे एक लेटर लिखना है, लेकिन काफ़ी टाइम हो चुका है। प्रशांत ने एक भी लेटर नहीं लिखा क्योंकि उसको टाइम लग गया गाँव को समझने में, चीज़ों को देखने में। तो अब वो लेटर लिख ही रहा होता है कि अचानक से जो है जो तहसीलदार साहब हैं विश्वनाथ प्रसाद, उनका एक जो नौकर है वो आता है भागता हुआ और कहता है कि डॉक्टर साहब जल्दी से विश्वनाथ प्रसाद जी के घर पर चलिए, उनकी बेटी जो कमली है वो बेहोश हो गई है। अब कमली की कहानी यहाँ पर ये है कि विश्वनाथ प्रसाद की केवल एक ही बेटी है कमली, जिसका नाम तो कमला है लेकिन लोग जो है उसे प्यार से कमली बुलाते हैं। और वो काफ़ी ज़्यादा मिन्नतों के बाद कमला मैया की पूजा के पाठ के बाद जो है वो पैदा हुई थी, उनकी एक इकलौती बेटी पई है। तो कमली का जो रिश्ता है वो काफ़ी जगह पर किया गया, लेकिन 2-3 जगह पर हुआ ऐसा कि मतलब उनके घर में जिस भी घर में रिश्ता हुआ वहाँ पर कुछ ना कुछ जो है अपशगुन जो है घटित हो गया। इस वजह से कमली को सबने अपशगुनी मान लिया। तो कोई भी जो है कमली के साथ रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं होता है। और इस तरीके से जो विश्वनाथ प्रसाद हैं वो सोचते हैं कि मैं एक घर जमाई ही लेकर आऊँगा। तो जब से उन्होंने घर जमाई लाने की बात की है तब से कमली जो है आए दिन बेहोश हो जाती है। तो तब से ये बीमारी जो है कमली को पकड़ लेती है। अब प्रशांत जो है डॉक्टर प्रशांत है वो वहाँ पर जाता है और देखता है कि कमली जो है वो बिस्तर पर लेटी हुई है। और फिर वो जो है चेक करता है, उसको देखता है तो देखता है कि सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। इस तरीके से वो भाप जाता है कि ये बेहोशी जो है ये मानसिक रूप से तनाव की वजह से बार बार हो जाती है और वास्तविकता में और कोई बीमारी कमली को नहीं है। क्योंकि एक इंसान को जब बार बार किसी तरीके से अपशगुनी बताया जा रहा है, लोग उसके ऊपर सारी चीज़ें थोप रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जो है मानसिक रूप से तनावग्रस्त हो जाता है। तो उसी का परिणाम जो है यहाँ पर कमली के ऊपर भी जो है दिखाई देता है। तो प्रशांत समझ जाता है और वो कहता है कि लगता है दवाई से कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ पर मुझे इंजेक्शन देना पड़ेगा। और जैसे इंजेक्शन का नाम कमली सुनती है वो फटाफट से उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है माँ मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगी। और बाकी लोग जो है सब देखकर हंसने लग जाते हैं कि अचानक से इसको क्या हुई, कैसे होश में आ गई, तो बेहोश थी। तो फिर वो मना करती है कि मुझे इंजेक्शन नहीं लेना है। तो फिर वो कहती है, तो प्रशांत कहता है कि ठीक है तो फिर दवा दे देते हैं। तो फिर वो कहती है नहीं माँ मैं दवा भी नहीं लूँगी। तो प्रशांत कहता है ठीक है मीठी गोली दे देता हूँ। तो इस पर सब हंसने लग जाते हैं और कमली कहती है भला मीठी भी गोली भी मीठी होती है। तो इस प्रकार से प्रशांत जो है उसे कुछ दवाइयाँ लिख कर दे देता है और वहाँ से चला जाता है। अब कुछ देर बाद जब वो बैठकर जैसे ही लिख ही रहा होता है, लेकिन वापस से जो है नौकर आता है और कहता है कि वापस से जो विश्वनाथ प्रसाद की बेटी है वो बेहोश हो गई है। अब इस बार जो है कमली की बेहोशी वो कुछ और ही लेवल की होती है, क्योंकि इस बार वो जानबूझकर बेहोश हुई होती है। क्योंकि पहली नज़र में जैसे ही उसने प्रशांत को देखा उसको प्रशांत से प्यार हो जाता है और अब प्रशांत को देखने के लिए उसको बेहोश तो होना ही पड़ेगा। तो बेहोश हो जाती है और प्रशांत जाता है। प्रशांत जो है वो उठ खड़ा होता है और चलने के लिए कहता है और फिर वो नौकर से कहता है कि उसका जो रेडियो है वो उसको अपने साथ उड़ा कर लेकर चले। तो डॉक्टर प्रशांत का रेडियो जो है वो नौकर उठा लेता है। वो लोग पहुँचते हैं विश्वनाथ प्रसाद के घर पर। वहाँ पर वापस से वो सारी चीज़ें चेक करता है और देखता है कि सब कुछ नॉर्मल ही है, बेहोशी जो है वो वैसी ही हुई है। तो वापस से इंजेक्शन की बात करता है और कमली वापस से उठकर खड़ी हो जाती है। और इस तरीके से वो उसे अपना रेडियो देता है और कहता है कि अब तुम्हारी बेहोशी जो है गायब हो जाएगी। और उसे अपना रेडियो देता है और चला जाता है। और कमली जो है रेडियो से गाने सुनना शुरू कर देती है। इस तरीके से थोड़ा सा मानसिक संतुलन जो है उसका संभलता है। वो इसलिए देता है ताकि इसकी जो व्यवस्था है, मतलब इसकी जो मानसिक स्थिति है वो समझ सके, इसलिए अपना रेडियो दे करके वो चला जाता है वहाँ से। और लेटर को जो है पूरा करता है जो कि वो ममता को लिख रहा होता है। और इस लेटर में जो है वो कमली की व्यवस्था, मतलब जो कमली की व्यथा है उस विषय में भी चर्चा करता है। और इस तरीके से लेटर लिख करके वो पोस्ट कर देता है। अब जो है